हिंदुत्व के विरोध बोलोगे तो हम आपको वहीं पे आके समझाने का काम करेंगे। आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़। और आज हम बात कर रहे हैं मानसी विधानसभा के भाइयों विधायक सुचित पुरी से। सर, आपका एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें आप केस भी खाए। उस मामले का क्या सत्यता है? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। ये हमारे तिरंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का विवादास्पद फोटो एक डॉक्टर मुमताज़ अली के द्वारा फेसबुक पर पब्लिश किया गया था, जिससे कि वहाँ की जनता बहुत आहत थी। मैं जब चुनाव भ्रमण के वहाँ मिलने के दरमियान जब गया तो 300-400 लोगों ने घेर लिया और उनके बारे में कंप्लेन करने लगे कि प्रशासन भी कोई काम नहीं कर रहा है। कोई कंप्लेन की है, हम लोग कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या आपका झगड़ा हिंदूवादी के तौर पर हुआ था क्या? हाँ जी। तो मैं जब देखा वहाँ गया तो मुझे वो आदमी मानसिक रोगी लग रहा था। वो आदमी देश के खिलाफ जो है लगातार पोस्ट डाल रहा था। फिर मेरे से विवाद हो गया, बंदे से विवाद हो गया। उन्होंने केस उस करके मुझे जेल में डाल दिया। लेकिन 307 धारा लगाया, जो कि वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि 307 का कोई औचित्य नहीं है। वहाँ कोई लॉजिक ही नहीं बनता 307 लगाने का। उल्टा सीधा मुझ पे मेरे विरोधी लोग जो नेता हैं, चाहे जो मुस्लिम समुदाय के कुछ बिगड़े हुए लोग हैं, उन्होंने मुझे जेल में डलवा दिया। लेकिन कहते हैं ना, सत्य की हमेशा जीत होती है। हमारे हिंदुत्व को कोई ललकार नहीं सकता। जब तक इस शरीर में जान है, मैं हिंदुत्व के लिए अपनी जान बाजी पे हमेशा लगाता रहूंगा। और मैं उन देशद्रोहियों को वार्निंग देना चाहता हूं कि बस अब बहुत खेल आपका हो गया। अगर हमारे हिंदुस्तान के विरोध बोलोगे, अगर हिंदुत्व के विरोध बोलोगे, तो हम आपको वहीं पे आके समझाने का काम करेंगे। आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। सर, 2020 का विधानसभा का चुनावी बिगुल फूंक चुका है लगभग। अब कोरोना काल में भी चुनाव होगा। आप भी मांझी विधानसभा से क्या उम्मीदवारी पेश करेंगे भाजपा से? जी, मैं 2010 चुनाव जब हारा तो उसके बाद 2015 तक मैं लगातार काम किया था। सड़क जाम, रेल रोको, अनशन, काफ़ी काम किया था। लेकिन मेरा टिकट उस समय काट दिया गया। तत्कालीन अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के आश्वासन की अगली बार आपको 2020 में चुनाव लड़ाएंगे, आप जो है चुनाव प्रचार पार्टी का कीजिए। मैंने उनकी बात स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मैं भाजपा का सच्चा सिपाही हूँ। तो अब मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ। पूरी जनता हमारे साथ है। नवयुवकों का एक हुजूम निकल पड़ा है। अभी वो किसी भी निकम्मे पूर्व विधायक या किसी भी लालची नए नेताओं को वो देखना नहीं चाहती। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें बदलाव चाहिए। क्या अगर भाजपा आपको सर टिकट नहीं देती है, इस पर भी आपका 2020 में भी टिकट काट देती है, तो क्या आप निर्दलीय उम्मीदवार होंगे? जी, जनता यही चाहती है कि टिकट कटे या टिकट मिले, आपको चुनाव लड़नी है। मैं जनता के साथ हूँ, मैं अपने पार्टी के साथ भी हूँ। पार्टी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी को भी पता है कि सुजीत पुरी सबसे पॉपुलर नेता है। वो आसानी से चुनाव जीतेंगे और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। पार्टी को पता है। अगर फिर भी टिकट कटेगी तो मैं अपनी जनता का साथ दूंगा इस बार, क्योंकि हर बार मैं चुनाव बैठ नहीं सकता। हर बार मैं अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। मैं अपने सपने को कुचल नहीं सकता। मैं जनता के सपने को कुचल नहीं सकता। मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और मांझी जीतकर मांझी को विकास के रास्ते पे लेके जाऊंगा। और पूरा बिहार इसका गवाह होगा कि मांझी में विकास कैसे हुआ और सुजीत ने किस तरीके से काम किया। क्या मुद्दा होगा मांझी विधानसभा में? अगर आप विधानसभा खड़े होते हैं तो क्या मुद्दे होंगे आपके साथ? मुद्दा तो बहुत है। सबसे हॉट मुद्दा क्या होगा? दुनिया का हिंदूवादी होगा या रोजगार होगा? हिंदूवादी तो होगा ही, क्योंकि मांझी जो है हिंदुओं का गढ़ है। और इसके साथ साथ रोजगार, सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा रोजगार पे, क्योंकि यहाँ के नवयुवक जो हैं, जैसे पढ़ाई खत्म करते हैं तुरंत दिल्ली और बम्बई का रास्ता पकड़ लेते हैं। उनकी मजबूरी होती है। बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे पत्नी को छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है। और वहाँ 5,000 10,000 रुपये बचाने के लिए उनको कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, वो मैंने देखा है अपने आंखों से। मैं भी खुद झेला हूँ। इसलिए मैं उन्हें रोजगार यहीं दूंगा, मांझी में दूंगा। कम से कम 50 छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ मैं 5 सालों में बैठाऊंगा। नहीं तो मैं शायद उसके बाद चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। अगर मैं यहाँ रोजगार देना और बहुत ज़्यादा मात्रा में रोजगार नहीं दिया तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। शिक्षा का भी माहौल सुधारूंगा। शिक्षा एकदम जीरो है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था
पूरे बिहार लेवल पर, मैं मांझी लेवल की बात नहीं करता हूँ, पूरे बिहार लेवल में डाउन है। अगर सदन तक आप जाते हैं तो इन मुद्दों को किस प्रकार से देखेंगे? आपने कहा कि मैं बेरोजगार के मुद्दा अहम मुद्दे से उठाऊंगा, कहीं मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा को भी देखने लायक है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, स्वास्थ्य के जो मुद्दा है, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स के निर्माण हुए हैं मोदी जी के सरकार। मांझी विधानसभा में हमें नहीं दिखाई देता है जी, कि एक भी रेफर जी, नहीं। रेफर अस्पताल जी नहीं है। जी बिल्कुल, मेरे मामा जी पहले यहाँ से चुनाव लड़ते थे। यही दाऊदपुर स्टेशन है जहाँ ट्रेन पकड़ने के दरमियान उनका हाथ स्लिप हो गया, दोनों पैर कट गया और सामने हॉस्पिटल था लेकिन न डॉक्टर था न वहाँ दवा थे ब्लड रुकने के। पटना उनको रेफर किया गया, पटना जाते जाते उनका देहांत हो गया। तो तभी मैंने प्रण कर लिया था कि मैं मांझी को बदलूंगा, मैं किसी भी हाल में मांझी को बदलूंगा। स्वास्थ्य की मतलब मुझे उम्मीद है कि बड़े हॉस्पिटल भी लाना है मुझे, और पंचायत वाइज मैं स्वास्थ्य केंद्रों का जो है निर्माण करवाऊंगा। अस्पताल तो है सर, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर और मेडिसिन ये 24 आवर अवेलेबल कराऊंगा, ये मेरा वादा है। सरकार आपकी है सर। अब देखिए, मैं सरकार हमारी जरूर है लेकिन मुझे मेरे हाथ में जब सरकार 2005 नवंबर में बनी थी तो इन्हीं मुद्दों के साथ बनी थी सर। एक सबसे बड़ा क्राइम था जंगल राज, और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था। जी बिल्कुल, जंगल राज खत्म भी किया गया और उससे बड़ा जंगल राज है। एक दिन में 7-7 मर्डर होते हैं पूरे बिहार में सर। देखिए, लालू जी के समय बहुत सारे मर्डर होते थे और ऐसी बात नहीं है, बट शिक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, लेकिन एक आंदोलन के तौर पे सुधार करने की पूरे जरूरत है। बिहार में जो सुधार हुआ है 15 सालों में, वो मतलब पिछले कुछ महीनों में ही पोल खोल गया। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। काफी अच्छा सरकार ने काम किया है, लेकिन जब मंगल पांडे के गृह जिले से हाहाकार आती है, डॉक्टर नहीं आते हैं, तो उस वीडियो को कैसे भूल सकते हैं? देखिए, बहुत बिहार राज्य बहुत बड़ा एरिया में है। अगर कहीं कुछ दिक्कतें आई है तो उसको दूर किया जाए। अगर आप सदन तक जाते हैं तो मांझी में कॉलेजेस और कराएंगे, अस्पताल के निर्माण होंगे। कॉलेज जो है उसको भी पहले दुरुस्त किया जाएगा और नए कॉलेज के निर्माण कराए जाएंगे, और टेक्निकल कॉलेज हम यहाँ लेकर आएंगे मांझी में। हमें व्यावसायिक शिक्षा अपने नौजवानों को दिलानी है ताकि उनके जीवन में रोजगार को लेके कोई दिक्कत पैदा न हो। मेरी टीम रहेगी, 5 लोगों की टीम मैं बना रहा हूँ, टेक्निकल टीम, जो रोजगार के लिए जो नौजवान छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बैठाने के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें बैंकों तक ले जाना, लोन दिलाना, फैक्ट्री का निर्माण करवाना, कच्चा माल मंगाना, मशीन मंगवाना और तैयार माल को उचित मार्केट में भेजना, ये मेरी टीम का काम होगा। और पेमेंट फैक्ट्री मालिक के अकाउंट में मंगवाना, ये मेरी टीम का काम होगा। उसी तरह शिक्षा में भी मैं 5 लोगों की टीम बनाऊंगा जो कॉलेज और स्कूलों की स्थिति तो सुधारेंगे ही, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, उनको शिक्षित करके और जॉब तक उनको फॉर्म वगैरह फिलअप करवा के जॉब तक पहुंचाना, ये हमारी टीम का काम होगा। मतलब बहुत अलग तरीके से हम काम करेंगे और ये सबका टाइम पीरियड फिक्स है। पहले तो 5 दिन में शासन प्रशासन में सुधारूंगा, ये मैंने वादा किया है जनता से अपनी, और 3 महीने के अंदर मैं रोजगार देना शुरू कर दूंगा मांझी में, ये मेरा वादा है आप लोगों से। धन्यवाद सर, जो हमारे चैनल पे इतना समय दिए सर। नमस्कार।